वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है, ठीक है, एसएसटी बिहार टीआरई में, ठीक है, बिहार टीआरई में जिनका भी सब्जेक्ट है एसएसटी, वो 6 to 8 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपनी आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा कि पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी है क्लास 6 की। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। 5वां चैप्टर है, हम लोग 4 चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पूरी चैप्टर कक्षा 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री की। तो ये टॉपिक का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। तो ये जो युद्ध क्षेत्र है उसमें राजा का सहचर कौन होता था? ए है सेनापति, दो है महामंत्री, तीसरा है सारथी, चौथा है पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारथी। सारथी जो होता था वो राजा का सहचर होता था, ठीक है। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले। दूसरा है 700 से 600 ईसा पूर्व। तीसरा है लगभग 3500 साल पहले। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, जहाँ जनपदों का उदय हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध थी उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये है पाटलिपुत्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है प्रयाग, चौथा है राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी जो थी वो किसकी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो जो अजातशत्रु था वो कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन पहला है अवंती का, कौशल का, तीसरा है मगध का, चौथा है वज्जी संघ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स मगध का। जो अजातशत्रु था वो मगध का शासक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कालाशोक, चौथा है धनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 5th का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है महिलाओं और शूद्रों दोनों के वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो जो महिलाएं थी और शूद्र थे, क्या इनको दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी? वहीं दूसरा पूछा है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा कोड सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? पहला और दोनों दूसरों, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ठीक है। कि जो महिलाएं थी उनको जो महिलाएं और शूद्र थे दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरी है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो किसके आधार पर? जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो ये इसी के हिसाब से हम लोगों ने 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स चैप्टर है, तो आइए उस पर चलते हैं कि नए प्रश्न नए विचार के नाम से हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ऑप्शन ए इसमें दिया गया है। ये देखते हैं। ऑप्शन में महावीर थे, दूसरा सिद्धार्थ थे, तीसरा अशोक थे, चौथा अजातशत्रु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अब आगे चलते हैं। दूसरा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने ऑप्शन ए है सारनाथ में, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है पावड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे? बोध गया में, ठीक है। महाबुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला महान विद्वान था। जो संस्कृत भाषा है उसकी रचना करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है अशोक, चौथा है आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले जो थे वो महान विद्वान थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो कहाँ लिखी गई हैं? ऑप्शन ए है वल्लभी, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी, ठीक है। वल्लभी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? जो जैन धर्म है उनका मुख्य महाव्रत कौन सा था? ऑप्शन ए है गृहस्थ,
दूसरा है वानप्रस्थ, तीसरा है संन्यास, तीसरा है चौथा है ब्रह्मचर्य। तो जो जैन धर्म थे उनका मुख्य महाव्रत, जो व्रत रहते थे उनका महाव्रत कौन सा था? तो उनका मुख्य महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उनका मुख्य महाव्रत था। ठीक है, अब आइए चलते हैं पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया गया है। दूसरा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा दोनों सही है। तो कि जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण भी तैयार किया था और उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की थी। तो किसने की थी? पाणिनि ने। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आइए इसको देखते हैं। बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था। वहीं दूसरा है पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सातवां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों सही है। ठीक है, इसमें दोनों सही है माय डियर फ्रेंड। पहला भी सही है कि पहला क्या है ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था। वहीं दूसरा है पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, अध्याय 7 पे, जिसका टॉपिक का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अशोक ने, पहला क्वेश्चन है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? जो अशोक थे उन्होंने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? पहला है कलिंग युद्ध, दूसरा है चौसर युद्ध, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है बिंबिसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? दूसरे का दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो अशोक जब राजा बने उसके कितने साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तीसरे का चौथा, 8 वर्ष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन 2 है मगध, ऑप्शन 3 है प्राकृत, चौथा है हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स चौथे का तीसरा, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो जो कलिंग है उसका आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पटना, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है बिहार। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड उड़ीसा। उड़ीसा कलिंग का आधुनिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था और दूसरा है उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो इसमें कूट दिया गया है कि पहला सही है, पहला केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, इसमें क्या तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, दूसरा उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने 7वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि 8वां है। ये है अध्याय 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हम लोगों ने। खुश तो ये इसका टॉपिक का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 के बारे में अच्छे से। तो इसका पहला क्वेश्चन है खुशहाल भारत, दक्षिणी भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो जो दक्षिणी भारत था उसमें जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन एक है वेल्ललार, दूसरा है उजवार, तीसरा है कडासियार, चौथा है अधिमई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला। ठीक है, वेल्ललार कहा जाता था जो दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो जो तमिल क्षेत्र है उसमें भूमिहीन मजदूर थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है उड़वाल, दूसरा है वेल्लवार, तीसरा है कैडसियार, चौथा है ग्राम भोजक। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, कैडेसियार कहा जाता था जो भूमिहर मजदूर होते थे। अब आगे चलते हैं, तीसरा है पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है?
सबसे पुराने जो सिक्के हैं, पहला है आहत सिक्का, दूसरा है चांदी का सिक्का, तीसरा है ताम सिक्का, चौथा है सोने का सिक्का। था उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे फिर से करते हैं। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो पहला है आहत सिक्का, दूसरा है चांदी सिक्का, तीसरा है ताम्र सिक्का, चौथा है सोना सिक्का। तो इस सिक्के को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्का। ठीक है, पुराने सिक्कों को जो कि हम क्या कहते थे? आहत सिक्का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो जो कुषाण लोग थे उनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन 1 है पटना, दूसरा है थानेसार, तीसरा है भोपाल, चौथा है मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा। अब आगे चलते हैं। वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो वलय कूप है उस किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन 1 है नाली, दूसरा है कूड़ेदान, तीसरा है गुसलखाना, चौथा इनमें से सभी। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, इनमें से सभी। कूड़ेदान भी कहा जाता था, वो यूज होता था वहां पे, नाली के लिए भी, गुसल खाना के लिए भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कडिशियर के रूप में जाना जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अपोजिट दिया गया है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। तो इसमें देखना है दोनों को कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल एक, इसमें केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक, मतलब ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा के नाली जैसे दिखाई देते थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 8, अरिकेमेडु कहाँ का तटीय बस्ती था? जो अरिकेमेडु है, केमेड है, कहाँ का तटीय बस्ती था? पहला है बंगाल, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई, चौथा है पुडुचेरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अरी केमेडू कहाँ का तटीय बस्ती था? पुडुचेरी का। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने 8वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 पे। तो ये है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पांड्यों की राजधानी थी, जो पांड्य थे उनकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी, पाटलिपुत्र था, पुहार था, कावेरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मदुरै। ठीक है, इसका मदुरै पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री था। जो भारत, ऐसा कौन था जो चीनी यात्री था जो भारत आया था? ऑप्शन ए है फायान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है वेनशांग, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, उपरोक्त सभी, मतलब इत्सिंग भी आया था, फायान भी आया था, वेनशांग भी आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? जो बौद्ध धर्म है उसका आरंभिक रूप क्या था? पहला है महायान, दूसरा है भक्ति, तीसरा है वैष्णववाद, चौथा है थेरवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरे का चौथा, थेरवाद। थेरवाद था बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? पहला है कनिष्क, दूसरा है हुविष्क, तीसरा है शशांक, चौथा है अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का पहला, कनिष्क जो था वो सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का प्रयोग अर्थ से है, रेशम मार्ग का शब्द प्रयोग अर्थ से क्या है? तो पहला है समुद्री मार्ग, जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। दूसरा है उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी। वहीं इसमें तीसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कि सड़क समुद्र। तीसरा इसमें है मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। चौथा है चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? फोर्थ। तो यही चौथा इसका सही है। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था। क्या था यात्रा मार्ग? इनका यात्रा मार्ग जो प्राचीन काल में रेशम मार्ग का प्रयोग होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, जो पुहार थे उनका पांड्यों का बंदरगाह था। दूसरा है मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। पुहार पांडवों का बंदरगाह भी नहीं था, मदुरै चोलों का बंदरगाह भी नहीं था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुषाण शासक कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो पहला है, उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, ठीक है। वहीं अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स तीसरा। तीसरे का मतलब ये है कि इसमें दोनों सही है, ठीक है। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया था कनिष्क ने, और अश्वघोष उनके दरबार में भी रहते थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। तो पहला है, भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद है। दूसरा है, शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का पहला, केवल एक। तो इसका राइट आंसर पहला एक है कि भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या है कि भक्ति की अवधारणा जो है वो भगवत गीता में मौजूद है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ से, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर इसमें और बचे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 10 और 11। आइए उसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 10 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? जो चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन ए है कालिदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि थे कालिदास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। कौन लिखा था इसने? बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है, हर्षचरित। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, ऑप्शन ए है बाणभट्ट, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है हरिसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो किसने धारण की? ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त ने, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का कि दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो दक्षिणापथ जो था वो कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? पहला है 9, दूसरा है 20, तीसरा है 12, चौथा है 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का तीसरा 12। दक्षिणापथ में 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। अब इसके लास्ट 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उनका दरबारी कवि बाणभट्ट थे। जो हर्षवर्धन जी थे इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। दूसरा है, बाणभट्ट ने बुद्ध चरित को प्राकृत भाषा में लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th का 6वें का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पहला, कि पहला मतलब केवल एक। तो इसका उनका दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, दूसरा गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। प्राचीन भारत जो है उसमें उसमें सार्थवाह का अर्थ क्या होता है? पहला है शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी, दूसरा है व्यापारी समूह का नेता, तीसरा है मुख्य शिल्पकार, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यापारी समूह का नेता, ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यापारी समूह का नेता। तो हम लोगों ने चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ से खूब क्वेश्चन फंसेंगे, देखिएगा जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर ही कंप्लीट करा दे रहा हूँ क्वेश्चन वाइज, ठीक है। और इसके बाद कंटेंट, एक बार कंटेंट भी कराऊंगा, थोड़ा समय मिलने दीजिए, कंटेंट भी पूरा कराऊंगा, ठीक है। और जो साइंस वाले हैं वो नोट्स लेना चाहते हैं तो वो हमसे ले सकते हैं। जो हिस्ट्री है क्लास 6 की, उसकी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ये, अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी? सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो सिलप्पाधिकारम की रचना की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पहला है कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा हरिसेन, चौथा है इलांगो आडिगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, इलांगो आडिगल ने सिलप्पाधिकारम की रचना की थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको लगता है कहाँ से आया है क्वेश्चन।
अब है प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसके चारों रेलिंग जो लगी हो तो क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है वेदिका, दूसरा है प्रदक्षिणा, तीसरा है रेलिंग, चौथा है गर्भगृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला। क्या हो जाएगा? पहला। इसको कहते हैं वेदिका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगरा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, वाराणसी। तो तीसरा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। चौथा है मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना पहला है हर्षिर ने, दूसरा इलांगो, तीसरा कालिदास, चौथा है वाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का तीसरा। किसने लिखा था? कालिदास ने। मेघदूत की रचना कालिदास ने की है। पांचवा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? जो वेद है उसको पढ़ने की अनुमति किसी नहीं थी। पहले यह स्त्रियों को, दूसरा है शूद्रों को, तीसरा क्षत्रियों को, चौथा एक और दो दोनों को। तो वेदों को पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों को भी और शूद्रों को भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था? तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था? पहला है इलांगो। ठीक है, पहला इलांगो, दूसरा है कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, तीसरा है सतनार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए पहले। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई किसके द्वारा रचित था? तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सतनार। सतनार जो थे वो मणिमेकलाई के रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 7वां। इसके बाद हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 7वां है आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां का तीसरा। ठीक है, तीसरा मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। चरक और सुश्रुत जो थे वो क्या थे? वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वहीं दूसरा हो जाएगा सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया था। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ से मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन है ये, और यहीं से वो क्वेश्चन को बनते हैं सारे। और मैं क्लास 6 to 10th कोशिश करूँगा 10th तक की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँ आपकी। ठीक है, और ऐसे ही दो वीडियो में, एक वीडियो में पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद कंटेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो साइंस वाले हैं, साइंस वाले के लिए मैं कहूँगा कि जिनको भी ये नोट्स चाहिए साइंस का, स्पेशली बायोलॉजी का, विज्ञान का, तो वो आप 8853954496 पर मैसेज करके ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, बिल्कुल एक मिनिमम कॉस्ट में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दूँगा। बस ऐसे बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।